नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और एक डेरिवेशन को भी करके देखेंगे जो कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो देख लीजिए, हमारे पास बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसको समझेंगे हम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ध्यान से समझें, फिर उसके डायग्राम को भी समझेंगे, ध्यान से सुने। द इलेक्ट्रिक फील्ड through a surface held the electric field is filled through a surface held inside an electric field represent the total number of electric field lines of force crossing the surface in a direction normal to the surface। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई एक सरफेस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसको क्या करती है, सरफेस को क्रॉस करती है। क्या करती है? उस सरफेस को क्रॉस करती है। तो हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब किसी सरफेस को क्रॉस करती है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ द फोर्स क्रॉसिंग द सरफेस एरिया इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, जो कि डायरेक्शन वो क्या होगा, उसके ऊपर नॉर्मल टू द सरफेस होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस को क्रॉस करती है, तो क्रॉस करने पर जितनी नंबर ऑफ लाइंस उसको क्रॉस करेंगी वही हम क्या कहेंगे, उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स करेंगे। मगर उसकी एक डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन को वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज डिनोटेड बाय फाई, जिसको हम डी फाई से डिनोट करते हैं। और देख लीजिए, ये कोई हमारा सरफेस है, सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, तो उसके साथ कोई एंगल बन रहा है थीटा डी एस फैक्टर। तो आप ये भी कह सकते हो जो डी फाई है आपका वो इक्वल हो जाएगा डी कॉस थीटा डी एस के। तो इसको हम अभी करके भी देखेंगे कैसे होगा। तो यहाँ तक शायद आपको क्लियर है। अब इसकी डेरिवेशन को समझेंगे जिससे कि और ज्यादा क्लियर होगा कि इसके डेरिवेशन को हम कैसे बनाएंगे। बाकी ये डेफिनेशन कभी कभार पेपर में पूछ ली जाती है, तो आपको इसके डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। और क्वांटिटी पूछ ली जाती है, स्केलर क्वांटिटी है ये, ना कि वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे डिपेंड करती है, ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे डिपेंड करती है। क्योंकि यहाँ पर जो एरिया लिया गया है, सरफेस एरिया लिया गया है, वो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट रहेगा। जो डिपेंड किस पे करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है। शायद आपको यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, आइए आगे देखते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, रिलेशन निकालना है। आइए समझते हैं कैसे निकालते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से किसी सरफेस एरिया को क्रॉस कर रही है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो किसी सरफेस एरिया को क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पर रखेंगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द surface area ds, crossing the surface area ds, then en जो होगा आपका क्या होगा, वो होगा e cos थीटा होगा, e cos थीटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करिए, e cos थीटा होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। इसे ब्रैकेट में डालने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही रख सकते हैं, ई एन इज इक्वल टू ई cos थीटा। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या होगी, 1। अब देखिए, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस एरिया को क्रॉस करेंगी तो वो इक्वल किसके होगा, तो उसको वो इक्वल होता है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दी सरफेस एरिया क्रॉसिंग द सरफेस एरिया। सो डी फाई इज इक्वल टू ई एन डी एस
और यहाँ पर ई एन की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, वो क्या है बेटा, ई कॉस थीटा डी एस। अब बेटा हमें टोटल टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालनी है। द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटीग्रल टोटल निकालना है, तो बेटा यहाँ पर इंटीग्रल ले लेंगे, इंटीग्रल ऑफ डी फाई इंटीग्रल ऑफ ई कॉस थीटा डी एस, यहाँ पर ले लेंगे टोटल का इंटीग्रल, और ये आपका बन जाएगा बेटा, यहाँ क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई, और किसके अकॉर्डिंग है, सरफेस एरिया के, तो इंटीग्रल के नीचे क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया कॉस थीटा डी थीटा डी डी थीटा नहीं डी एस, हम डी एस ले रहे हैं तो डी एस ही लिखेंगे। ये आपका रिलेशन बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का किसके साथ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ, जो कि होगा इंटीग्रल ऑफ ई कॉस थीटा डी एस। अब मान लो क्लोज्ड सरफेस एरिया हो, स्पेशल केस में क्या होगा, स्पेशल केस में जो क्लोज सरफेस एरिया हो, कैसा, क्लोज्ड सरफेस एरिया होगा, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्लोज सरफेस एरिया के लिए यहाँ पर ऐसे डालते हैं, और ई कॉस डी एस हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका क्लोज सरफेस एरिया के लिए बन गया फॉर्मूला, और ये आपका ओपन सरफेस एरिया है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। तो आपको ये दोनों ही फॉर्मूलाज याद रखने हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पूरा जो डेरिवेशन है वो आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया है। शायद यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब गॉस थ्योरम को पढ़ेंगे। देखो, गॉस थ्योरम पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कभी कभार पूछ भी ली जाती है गॉस थ्योरम को, तब उसको भी समझेंगे। शायद यहाँ तक आपको क्लियर है, तो आगे बढ़ेंगे हम। इतना तो हम लिख चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। फिर आइए आगे देखते हैं। तो बेटा एक साइंटिस्ट था गॉस, जो गॉस ने ये फॉर्मूला दिखाया। देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने अभी तक पढ़ा था क्लोज इंटीग्रल में ई वेक्टर इनटू डीएस वेक्टर, यहाँ तक पढ़ लिया था। अब गॉस ने इसको थोड़ा और डिफाइन करके बताया। क्या कहा, इट स्टेट्स दैट, उसने कहा कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन क्लोज्ड सरफेस, टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसी क्लोज सरफेस में इनक्लोजिंग अ चार्ज इज इक्वल टू 1/4 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड। मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 1/एप्सिलॉन नॉट होगा उस चार्ज के, जो चार्ज उसमें से, मतलब जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से क्रॉस करेंगी, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1/एप्सिलॉन नॉट होगा क्यू की वैल्यू के। तो ये अब क्या होगा, इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस वैक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, जो कि आपके सामने ये हमने फॉर्मूला लिखा है। ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में डेफिनेशन सहित इसकी डेरिवेशन भी पूछी जाती है, जो कि अभी हम आपको करके भी दिखाएंगे। शायद यहाँ तक आपको क्लियर हो। तो प्लीज मेरे चैनल को, कोई भी नया विद्यार्थी आया हो और ये आपको मैंने जो चीज बताई है आपको समझ आ रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो ये डेरिवेशन है गॉस थ्योरम को प्रूव करके दिखाएंगे कि ये आया इसके इक्वल कैसे। तो आइए देखते हैं, समझते हैं। आइए कूलम्ब्स लॉ को हेल्प से हम गॉस लॉ को कैसे प्रूव करते हैं, आइए समझते हैं। तो देखिए, हम टू प्रूव गॉस थ्योरम यूजिंग द कूलम्ब्स लॉ, हाउ कैन यू फाइंड, लेट अस सी। देखिए हमारे पास क्या है, कंसीडर अ पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ द रेडियस इज R। हमने एक चार्ज लिया है Q, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पार हो रही है इसकी, और यहाँ पर ये सर्कल बना हुआ है, इसका जो रेडियस है बेटा R है, और ये चार्ज हो गया आपका Q हो गया। तो हम यहाँ पर एक चार्ज ले रहे हैं, तो हम क्या पॉइंट चार्ज लगाएंगे इलेक्ट्रिक कूलम्ब्स लॉ का यूज करते हुए। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ ऑफ पॉइंट चार्ज Q, तो यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ लग गया। तो E वेक्टर E आपका क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वेयर R कैप इसका यूनिट वेक्टर है, वेयर R कैप
is where r cap is unit vector, यूनिट वेक्टर। आर कैप क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर है। शायद यहाँ तक आपको क्लियर है। तो ये आपका पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला हो गया। अब हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे आएगा, डी एस, यहाँ पर आपका फाई, डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आप ई वेक्टर की वैल्यू डालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डी एस वेक्टर। यहाँ पर ये ई वेक्टर था आपका ये। अब यहाँ पर हम वेक्टर को जब हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर वेक्टर की जो आर कैप की वैल्यू है इसको हम यहाँ से डी एस डी फाई, यहाँ से वेक्टर को हटाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये डी एस हो जाएगा cos 0। वेक्टर को हटाएंगे, cos 0 क्या होता है आप जानते हैं, 1 होता है। तो डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस cos 0 हो गया आपका 1। तो शायद यहाँ तक आपको क्लियर है। डी फाइव की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस। अब यहाँ तक आपको क्लियर है, तो ऊपर वाला पोर्शन में यहाँ तक क्लियर कर दे रहा हूँ। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकंड हो गई। शायद यहाँ तक आपको क्लियर होगा, तो इतना ऊपर वाला पोर्शन इरेज कर देते हैं हम। देखिए फिर, तो हमारे पास जो डी फाई की वैल्यू है ये यहाँ तक आ गए थे। अब हम क्या करेंगे, टोटल निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग इन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेटिंग क्लोज इंटीग्रल लिख लेते हैं, क्लोज इंटीग्रल बोथ साइड। तो हम क्लोज इंटीग्रल बोथ साइड डाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा डी फाई आपका इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लोज इंटीग्रल यहाँ डल गया, और ये आ गया क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस। ठीक है, तो यहाँ से आपका इंटीग्रल से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर सभी बाहर आ जाएंगे, यहाँ बच जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds। अब ये क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds किसके इक्वल होगा, शायद यहाँ तक आपको क्लियर है। तो नीचे का पोर्शन सब इरेज कर देना, मैं इरेज भले ही कर रहा हूँ, आपको ये सारा का सारा पॉइंट लिखना है, नोट डाउन करना है कॉपी पे। तो यहाँ पर आपका जो इंटीग्रल ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी फाई हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds। अब बेटा वी नो दैट क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds इज इक्वल टू, जो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds है वो किसके इक्वल होगा बेटा, सरफेस एरिया ऑफ अ सर्कल। तो सरफेस एरिया ऑफ सर्कल, बेटा सरफेस एरिया ऑफ सर्कल नहीं बेटा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, स्फीयर है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर हमारा रेडियस आ रही है, तो यहाँ पर इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या बेटा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमने निकाल के दिखाना था। तो यहाँ पर आपका देख लीजिए, फाई इज इक्वल टू क्या था, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर अपॉन इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक सो ये आपको क्लियर होगा। तो गॉस ने ये थ्योरम यूज करके इसको प्रूव करके दिखाया था। किसका यूज किया था, कूलम्ब्स लॉ ऑफ पॉइंट चार्ज का। तो शायद ये पूरी डेरिवेशन आपको समझ आ गई हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। और ऐसे ही वीडियो को अच्छे से आपको समझ आती है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरे अंत तक देखें। कोई पॉइंट नहीं समझ आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।